वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम लोग जो है क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम ढेर सारी बातें करेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पे, और आपको बेसिक टर्म के बारे में जानकारी देंगे। इस केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, ठीक है, पे जब भी अपन चर्चा करेंगे तो शुरुआत केमिकल रिएक्शन से अपन कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं अपन, तो याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन में दो सबस्टांस जो होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं। दो सबस्टांस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। तो जो दो सबस्टांस आपस में रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, उन दोनों सबस्टांस को अपन रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट, जो दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, अभिकारक कहते हैं उन्हें, अभिकारक, या इसी को एक नाम से और पुकारते हैं हिंदी मीडियम में, क्रियाकारक कहते हैं। व्हेन टू आर मोर सबस्टांस टू रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, व्हेन टू आर मोर सबस्टांस टू रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब भी दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस पूरे को ही हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैंने कहा ना, व्हेन टू आर मोर सबस्टांस टू रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म्स अ न्यू सबस्टांस। दिस प्रोसेस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जो दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को एक और नाम से बुलाते हैं क्रियाफल। किस नाम से बुलाते हैं? क्रियाफल। ठीक है, हमने कहा शक्कर और पानी मिल जाता है आपस में, शरबत बनता है, तो शक्कर और पानी अभिकारक कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो शरबत बनता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो याद रखिएगा, अक्सर जो दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। और अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो प्रोसेस है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन में धीरे धीरे कमी होती जाती है। अभिकारक का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्रता में धीरे धीरे कमी होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती जा रही है। अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है कॉन्सेंट्रेशन में, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। इंक्रीज होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, और उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपसे कहूं कि हमने आपको शक्कर और पानी दिया, बोलिए आपके पास शरबत है क्या? उस समय नहीं है। मतलब शरबत आपके पास कितने परसेंट है? 0% है। लेकिन धीरे धीरे वो शक्कर और पानी आपस में क्रिया करते जाएंगे और धीरे धीरे शरबत का निर्माण करते जाएंगे। शक्कर अपना कैरेक्टर खो देगा, पानी अपना कैरेक्टर खो देगा। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, पानी की स्टेट क्या है, पानी किस स्टेट में होता है, पानी का टेस्ट कैसा होता है? तो आप सभी को पता है कि पानी जो वाटर है वो कैसा होता है? स्वादहीन होता है, स्वादहीन, रंगहीन होता है। ठीक है, पानी का कोई कलर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस जिसे, ठीक है, गंधहीन। लेकिन जैसे वो पानी शरबत बनने लगता है तो आपको पता है उसमें रंग भी आ जाता है, ठीक ना, रंग भी आ जाता है, ठीक ना। और जो उसकी पहले पतली लेयर थी अब वो मोटी लेयर हो जाती है ना, एक कलर आ जाता है येलो टाइप का शरबत में। तो याद रखिएगा, जब भी कोई रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है कलर चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे आपको पता है शक्कर पहले सॉलिड स्टेट में था, लेकिन घुलने के बाद जब शरबत बना तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। मतलब जब भी कोई अभिकारक उत्पाद बनाता है उसके स्टेट चेंज हो जाते हैं, उसके कलर चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होता है। याद रखिएगा, ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, ये सारी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत होती है। और रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक ना।
तो याद रखिएगा, जो दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, और अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, उसी को इंग्लिश में व्हेन, ठीक ना, व्हेन टू और मोर सबस्टेंस टू रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म्स अ न्यू सबस्टेंस, दिस प्रोसेस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। और आपको पता है कि उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो दो आपस में रिएक्ट करते हैं, और जो न्यू फॉर्मेशन होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाए, किसी केमिकल रिएक्शन को यदि लिखना हो तो हम कैसे लिखें, उन सब के लिए एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है। सबसे पहली बात किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जिसे आप हिंदी में अभिकारक कहते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक। हमेशा जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है, उसको किस पक्ष में, बाएं पक्ष में लिखते हैं। बाएं पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। और जो उत्पाद होता है, उत्पाद को हमेशा, जो प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्रियाफल भी कहते हैं, ठीक ना, उसे हम किस पक्ष में लिखते हैं, दाएं पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हमको याद रखना है, हमेशा अभिकारक को बाएं पक्ष में और उत्पाद को दाएं पक्ष में। आप बोलेंगे मुझे बायां दायां नहीं पता, जिस साइड से आप कॉपी लिखते हैं वो आपका बायां पक्ष है, और जिस साइड आप कॉपी लिखते हुए जाते हैं वो आपका दायां पक्ष है। तो हमेशा अभिकारक को बाएं पक्ष में और उत्पाद को हमेशा दाएं पक्ष में लिखते हैं। दूसरी बात, अभिकारक और उत्पाद के बीच में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, अभिकारक और उत्पाद के बीच में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा तीर का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं, तीर का चिन्ह, एरो का चिन्ह रहता है ना। अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह होता है, अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह होता है। दूसरा बात, तीसरी बात, यदि अभिकारक और उत्पाद एक या एक से अधिक है, दो या दो से अधिक है, ठीक ना, यदि अभिकारक दो या दो से अधिक है तो अभिकारकों के बीच में और उत्पादों के बीच में धन का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह। यदि दो रिएक्टेंट हैं प्लस लगाएंगे, है ना, प्रोडक्ट है, कभी भी माइनस नहीं लगाना भाई, है ना, याद रखिएगा। यदि अभिकारक दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में किसका चिन्ह, अभिकारक या उत्पाद दो या दो से अधिक है तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको रिएक्शन कराना है तो उनके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, है ना। यहाँ पे वाटर बन रहा है, वाटर के साथ कुछ और बन रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो याद रखिएगा, यदि अभिकारक दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, धन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन, है ना। ये हो गया हमारा पहली बात। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का चिन्ह लगाते हैं। तीसरी बात, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक ना, दो या दो से अधिक हो, ठीक ना, 2 और मोर देन 2 हो तो हमेशा उनके बीच में क्या लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद अगली बात क्या है कि जो भी हमारा, ठीक ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके स्टेट को, मतलब उसकी अवस्था को शो करते हैं, उसके स्टेट को, उसकी अवस्था को शो करते हैं। कैसे, यदि वो हमारा सॉलिड स्टेट में है, मतलब ठोस अवस्था में है तो यस लिखते हैं, ठोस अवस्था में तो क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। यदि वो लिक्विड स्टेट में है तो हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, मतलब द्रव अवस्था में है। यदि वो गैस अवस्था में है तो हम उससे क्या लिखते हैं, गैसियस यदि उसकी स्टेट है तो हम उससे जी लिखते हैं, ऐसा पर है। यदि कोई चीज़ जली विलियन में, मतलब क्या है, जल में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ जली विलियन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। आप सभी देखेंगे अक्सर मम जो खरीदते हैं उसके ऊपर एक्वा लिखा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाटर को एक्वा बुलाते हैं। आपने हेमा मालिनी को प्रचार करते हुए देखा होगा, एक्वा गार्ड, है ना, आरओ का प्रचार करती हैं, एक्वा गार्ड। एक्वा मतलब होता है वाटर। तो याद रखिएगा, जली विलियन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को एक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, अवस्था सॉलिड, अवस्था लिक्विड, अवस्था गैस और अवस्था जली विलियन को एक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उनकी अवस्थाएं भी लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं अवस्था लिखने के साथ साथ, है ना, अवस्था लिखने के साथ साथ यदि कभी भी, यदि किसी रिएक्शन में गैस निकलता है, यदि किसी रिएक्शन में गैस निकलता है तो ऊपर की ओर एरो का साइन रहता है। और किसी रिएक्शन में यदि गैस नहीं निकलता, कुछ भी सॉलिड स्टेट में बनता है, वो कचड़ा बनता है, जिसे हम कचड़ा कह सकते हैं, तो उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब भी पीपीटी प्रेसिपिटेट, जब भी कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो एरो का साइन नीचे होता है, और जब भी कोई गैस लिबरेट होता है तो हम उसमें एरो का साइन क्या होता है, ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए ये सारे काम करते हैं, है ना।
आपको पता चल गया है कि किसी भी रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या एरो का साइन लगाते हैं। यदि रिएक्टेंट एक या एक से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो तो बीच में, या प्रोडक्ट दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच में पॉजिटिव साइन लगाते हैं, है ना। ये भी बात पता चल गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टेट को शो करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन, है ना। ये भी बात आपको पता चल गया, है ना। और एक बात और अपन को याद रखना है कि यदि गैस निकलता है तो हम एरो ऊपर रखते हैं, और यदि गैस नहीं, यदि कोई कचरा बनता है सॉलिड स्टेट में रहता है, प्रेसिपिटेट है, उसे हम एरो नीचे एरो करके दिखाते हैं, डाउनवर्ड दिखाते हैं। चलिए अब इसके बाद यदि हम बात करें तो हमेशा किसी भी अभिक्रिया में क्या करते हैं, किसी रिएक्शन में क्या करते हैं, अक्सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट और किसको, प्रोडक्ट को हमेशा क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमेशा क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। जितने ही एटम्स रिएक्टेंट के होते हैं ठीक उतनी एटम्स किसको करते हैं, प्रोडक्ट को करते हैं। इसी प्रोसेस को हम ठीक ना बैलेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं, या समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। समीकरण को संतुलित करना, यदि नहीं होता तो स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, मतलब कंकाल इसको इक्वेशन कहलाता है, कंकाल समीकरण कहलाता है। लेकिन दोनों पक्षों में जब परमाणु और अणुओं की संख्या को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं क्या, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या, संतुलित समीकरण, है ना। और संतुलित समीकरण में हमारा दो काम होता है, क्या काम होता है हमारा, मेन काम यही है कि अभिकारक के अणुओं को क्या करते हैं, उत्पाद के अणुओं के बराबर करते हैं। जितनी संख्या अभिकारक में होती है उतनी संख्या उत्पाद में होती है। ये सारे प्रोसेस थे केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, है ना। जैसे हमने कहा कि हमने रिएक्शन बनाया, हमने क्या रिएक्शन बनाया, तो ध्यान से देखिए। हमने कहा कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जैसे हमने ले लिया शुगर, हमने क्या ले लिया, शुगर, और हमने कहा शुगर की रिएक्शन किससे करा दी, वाटर के साथ करा दी। शुगर की रिएक्शन वाटर के साथ करा दी तो बोलिए यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक ना, यहाँ पर क्या बनेगा, ठीक ना। किसी एंजाइम के प्रेजेंट में होता है वो बात अलग है। शुगर का फॉर्मूला होता है भाई, है ना। अब मैं शुगर प्लस वाटर जब भी मिलते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक ना, फ्रक्टोज बनता है, फ्रुक्टोज। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फल फूल में जो पाया जाता है वो फ्रुक्टोज होता है, ठीक ना। और ये अपना ग्लूकोज लिखा हुआ है। शुगर प्लस वाटर जब भी मिलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, ठीक ना। अब आप बोलेंगे शुगर, अब मैं आपको बता दिया हूँ, केमिकल रिएक्शन बता चुका हूँ, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये भी बता चुका हूँ। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में सिखाने जा रहे हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन में किसी भी, ठीक ना, किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी कंपाउंड को, तत्व या यौगिक को हम उसके प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है। जब भी हम किसी तत्व को, ठीक है, जब भी हम किसी तत्व को क्या करते हैं, प्रतीक व सूत्र के, तत्व या यौगिक को प्रतीक या सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो क्या होता है, एक समीकरण प्राप्त होता है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तत्वों को या यौगिकों को हम प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और जब भी हम तत्वों को, मतलब तत्व मतलब इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं, इनको जब भी हम उनके फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर दें या उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो जो इक्वेशन बनता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे शुगर लिखा है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, कार्बन 12 कर दो, हाइड्रोजन 22 कर दो और O11 कर दो, यही फॉर्मूला होता है किसका, शुगर का। याद रखिएगा कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 11 है और ऑक्सीजन का 2 गुना हाइड्रोजन है, 11 दूनी 22 है ना। C12 H22 O11 ये फॉर्मूला है किसका, शुगर का, ठीक ना। अब यदि इसके रिएक्शन वाटर से करा दे तो वाटर का भी आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और जब भी वाटर और शुगर रिएक्ट करते हैं, आप बताइए इधर टोटल कितने कार्बन हो गए आपके पास, 12 कार्बन है, 12 कार्बन है इधर टोटल मिला करके। 12 कार्बन में आप कुछ कार्बन इसको दे दिए, आधा कार्बन इसको दे दीजिए, आधा कार्बन इसको दे दीजिए, टोटल कितने कार्बन हो गए, कार्बन 6 और कार्बन 6, टोटल 12 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने लिखे हैं, 22 और यहाँ पर कितना लिखा है 2, तो टोटल इधर कितने 22 और 2 कितना होता है, 24 होता है। 24 में 12 इसको दे दीजिए, 12 इसको दे दीजिए, आधा इसको दे दीजिए, किसी के साथ भी हमने अन्याय नहीं किया, तो हाइड्रोजन 12 ये हो गया। अब आ गया ऑक्सीजन, टोटल इधर कितने हो गए, तो 11 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर हो गया, टोटल 12 हो गए, तो 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया। आप देख लीजिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन चुका है। आप बोलेंगे दोनों का फॉर्मूला तो सेम है सर, ये दोनों अलग अलग कैसे, टेस्ट में केवल देख करके आप इनको अलग पहचान सकते हैं कि कौन क्या है, बाकी फॉर्मूले से आप इनको अलग
नहीं पहचान सकते कि इन दोनों में अलग क्या है ना। बस ये कि ज़्यादा मीठा है, ये थोड़ा कम मीठा है ना। तो बस यही दोनों में अंतर है। टेस्ट से आप पता कर सकते हैं, फॉर्मूले से इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं केवल ये बताना चाहता था कि केमिकल रिएक्शन थी कि जब भी दो सबस्टांस आपस में रिएक्ट करते थे एक नया सबस्टांस बनता था। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते थे। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन को क्या कर दें, उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो इक्वेशन हमको मिलेगा वही इक्वेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ये एक केमिकल इक्वेशन और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या में इधर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, उतनी ही संख्या में यहाँ भी क्या है, उतने ही कार्बन है, उतनी हाइड्रोजन है, उतनी ऑक्सीजन इधर भी है। मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप बोलेंगे कि सर ठीक है, आज हमको केमिकल इक्वेशन करना सिखाइए। चलिए आज हम आपको केमिकल इक्वेशन खुद से बनाना सिखाते हैं, खुद से कैसे स्टार्ट करें उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक ना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज केमिकल इक्वेशन के बारे में। जैसे किसी ने कहा, सबसे यदि किसी से कहा जाए कि सबसे सरल इक्वेशन उसे कौन सा लगता है, इक्वेशन जैसे हमारे पास हो गया क्या, हाइड्रोजन हो गया है ना। हाइड्रोजन की रिएक्शन यदि हम किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन को एस से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और वाटर का फॉर्मूला हमको याद है कितना होता है, H2O। ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊँगा जल्दी अगले चैप्टरों में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा मेंडली पीरियोडिक टेबल में कैसे H2O होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल याद कर लीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है और वाटर का, और ठीक ना। लेकिन अब आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन तो कभी भी हमको H के रूप में नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, आज उसका कारण दे देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। अक्सर बुक में H2 लिखा रहता है, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन न लिख करके O2 लिखा रहता है। क्यों लिखा होता है ऐसा ध्यान दीजिएगा। जो भी गैस होते हैं, जो गैस होते हैं उनको कभी भी एटम के फॉर्म में नहीं लिखते इक्वेशन में। किसी भी गैस को एटम के फॉर्म में नहीं लिखते इक्वेशन में, हमेशा उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, हाइड्रोजन एक एटम है और ये गैस है, ऑक्सीजन एक एटम है, ये गैस है, नाइट्रोजन एक एटम है, ये गैस है, क्लोरीन एक एटम है, ये गैस है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये खैर सदुम द्रव होता है लेकिन इसको गैस के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। आयोडीन, याद रखिएगा यही है आपके वो। ये जब भी आ जाएं तो ये एटम में नहीं, क्योंकि गैस है और गैस को किसी भी इक्वेशन में एटम फॉर्म में नहीं लिखते, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए इसको H2 लिखेंगे, इसको O2 लिखेंगे, इसको N2 लिखेंगे, इसको Cl2 लिखेंगे, इसको F2 लिखेंगे, इसको Br2 लिखेंगे, इसको I2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई कोई भी जो गैस होता है ना, किसी भी गैस को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, एटम फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, इसको एटम फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में लिखेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म में। चलिए लिख दिया, H2 लिख दिया, O2 लिख दिया, फॉर्मूला क्या बना, H2O। अब देखिए ये रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट साइड में लिखा है ये रिएक्टेंट है और जो इस साइड में लिखा है ये प्रोडक्ट है। इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करें, तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो याद रखिएगा जब भी बैलेंस करते हैं तो कभी भी फॉर्मूले में कोई छेड़खानी नहीं करते, अक्सर उसके आगे बैलेंस करते हैं, आगे बैलेंस करते, कभी भी उसके फॉर्मूले में कोई छेड़खानी नहीं करते। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, जिस साइड कम होते हैं उसी साइड बढ़ाते हैं। इस साइड कम है तो इस साइड क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ऑक्सीजन तो 2 हो गए पर हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए और हाइड्रोजन आपके 4 हो गए। इधर भी हाइड्रोजन है, यदि आपको 4 करना है, अब इधर हाइड्रोजन आपके कम हो गए, इधर 2 ही हाइड्रोजन है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 2। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2। इस प्रकार से ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आपको पता चल गया जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराते हैं वाटर बनता है, और किस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ये बात भी आपको पता चल चुका है। अब यदि अपन इसी में यदि क्या करते हैं, हाइड्रोजन और किसकी रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं। हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ करा दिया, क्लोरीन के साथ करा दिया। जैसे ही हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दिया, आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसको कैसे इक्वेशन बनाएं, तो ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन को
हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को अपन यस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हाइड्रोजन को अपन यस से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन को भी ये Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये दोनों गैस हैं। और जो भी गैस होता है, गैस को कभी भी एटम फॉर्म में नहीं लिखते, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखते हैं। क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, है ना, और हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCl होता है। अब हाइड्रोजन उधर 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 1 है, इसको भी 2 करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। और जैसे ही 2 लिखे तो हाइड्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गए, उधर भी 2 हैं, ये ऑलरेडी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। अब आप बोलेंगे चलिए अगला बताइए, चलिए अगले को भी देखते हैं। जैसे अब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। अमोनिया कैसे बनता है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब भी हम नाइट्रोजन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। नाइट्रोजन की रिएक्शन जब अपन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमारा जाकर के अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का। लेकिन आपको पता है कि नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को S से रिप्रेजेंट करते हैं, S से, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक ना। अब बताइए नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और गैस को कभी भी एटम फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखते हैं, मतलब परमाणु के रूप में नहीं, अणु के रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन भी एक क्या है, गैस है, इसको भी एटम के फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1। और मैंने कहा था बैलेंस करते हैं तो फॉर्मूले में कोई छेड़खानी नहीं करते, अक्सर उसके आगे लिखते हैं इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इसको भी 2 करना है तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसको भी 6 करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6। इस प्रकार से भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को यदि आपको बैलेंस करना है तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ यदि क्या होंगे, एटम यदि सेम होंगे, उस समय पे इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा, और उसे हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो वो स्केलेटल इक्वेशन है, और स्केलेटल इक्वेशन में हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में एटम्स को हमेशा क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है ना। केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, कलर चेंज होता है। केमिकल इक्वेशन क्या है ना, ये भी पता चल गया आपको। केमिकल इक्वेशन में जब नाइट्रोजन के N होता है तो N2 क्यों लिखते हैं, हाइड्रोजन के H होता है तो H2 क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन का O है तो O2 क्यों लिखते हैं। इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में हमने देखी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना।